कनकपुर नामक एक गांव में बिंदिया अपनी मां सुनंदा और अपाहिज पिता जयंत लाल के साथ रहती है। पिता के अपाहिज होने के कारण बिंदिया और उसकी मां दोनों गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, जिसमें वो रोजाना तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करते हैं। पूरे गांव में बिंदिया और सुनंदा का ये ढाबा काफी प्रसिद्ध होता है। ये लीजिए काका जी, आपकी मसाला भिंडी और घी वाली रोटियां, और काकी जी आपकी पाव भाजी मक्खन मार के। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इस खाने की खुशबू ही इतनी मजेदार आ रही है, तो सोचो ये स्वाद में कितना बढ़िया होगा। मैं तो अपने आप को रोक नहीं सकता। अब तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है इसे खाने से। तो खा लो, आपको किसी ने नहीं रोका है भाई साहब। सुनंदा बहन, तुम्हारे ढाबे के खाने में ना जाने कौन सा जादुई मसाला डालती हो तुम। सच में इसे खाकर तो मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है और खाऊं और खाऊं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बिंदिया बेटी, काकी जी को सलाद तो दे दो और काका के लिए जल्दी से मसाला पापड़ बनाओ। जी माँ। दोनों माँ बेटी एक साथ मिलकर दिन रात मेहनत करते और ढाबे को संभालते हैं। बिंदिया ढाबे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही होती है और साथ ही वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम अपने पिता की देखरेख करने के लिए कुछ देर के लिए घर भी जाया करती है। बाबूजी चलिए उठिए, अब आपकी दवाई लेने का समय हो गया है। जल्दी से ये दवाई ले लीजिए। ये खाना खाने के पहले ली जाने वाली दवाई है। इसे खा लो, फिर मैं आपको ना खाना देती हूँ गरम करके। आज आपकी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है। अरे वाह बिंदिया बिटिया, सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और बीवी मिली। तुम दोनों जिस तरह घर को, मुझको और बाकी सारी चीजों को संभालती हो, वो काबिल तारीफ है। मुझे माफ कर दो बिटिया रानी, ये सब मेरे अपाहिज होने के कारण ही हो रहा है। तुम्हें ढाबा, पढ़ाई, घर और मुझे न जाने कितनी सारी चीजें संभालनी पड़ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं किसी पराये की देखरेख कर रही हूँ क्या? आप तो मेरे बाबूजी हो, मेरे भगवान हो। आपकी सेवा करूंगी तभी तो मुझे मेवा मिलेगा। पगली कहीं की। बिंदिया जयंत लाल को दवाई देती है और फिर अपने पिता संग खाना खाती है। बिंदिया कुछ दिनों बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और तभी सुनंदा और जयंत लाल उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। सुनंदा, अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। मेरा दोस्त नित्यम लाल है, उसका बेटा और बिंदिया एक ही उम्र के हैं। क्यों ना हम दोनों उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दें। मैं नित्यम लाल से बात करूंगा। ठीक है बिंदिया के बाबूजी, आप बात कर लीजिए नित्यम लाल भाई साहब से। वैसे भी हमारी बिंदिया हमारे फैसले से इनकार नहीं करेगी, वो हमारे लाए हुए रिश्ते में ही मंजूर हो जाएगी। हाँ सुनंदा। एक दिन जब सुनंदा और बिंदिया दोनों ढाबे पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर दो गुंडे आते हैं। अरे ओ जाने मन, आज तुम्हारे हाथ से खाना खाने का मन है, चलो खिलाओ ना अपने इन मुलायम कोमल हाथों से। ये क्या बदतमीजी है? बात करना है तो ठीक से और तमीज से करो, वरना दफा हो जाओ हमारे ढाबे से। अप्सरा, ज्यादा सयानी मत बन, अपनी हद में रहकर बात कर, समझे तू? मेरे बॉस को अपने हाथ से खाना खिला, मेरे बॉस को तू बहुत पसंद है। अबे नालायक, भाभी कैसे? ये तेरी भाभी है? हाँ हाँ, माफ करना भाभी जी। तुम दोनों शराबी गुंडों, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। ढंग से खाना खाना है तो खाओ, वरना चले जाओ यहाँ से। वरना क्या कर लोगी? हाँ, होने वाली सासू माँ, आपके तो मैं अपनी सासू माँ बनाकर ही रहूंगा। क्यों छोटे? हाँ हाँ बॉस। तभी ये सब उसे ढाबे पर आया हुआ सरपंच का बेटा विराज देख लेता है और वो उस दिन कुछ नहीं कहता है। वो गुंडे थोड़ा तमाशा करके चले जाते हैं। विराज को बिंदिया के ढाबे का खाना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो अक्सर बिंदिया के ढाबे पर खाना खाने आया करते हैं। फिर एक दिन जब वो वापस उसके ढाबे पर खाना खाने आता है, तभी वो दोनों गुंडे फिर से आते हैं और इस बार वो गुंडा बिंदिया को छेड़ने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज तो तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और तुझ संग 7 फेरे लेकर ही रहूंगा। छोड़ो मेरी बेटी को, मूर्ख आदमी। तेरी तो आज तुम दोनों गए काम से।
विराज गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत उठकर उन दोनों गुंडों को जोरों से मारने लगता है और मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गुंडे कान पकड़कर बिंदिया से माफी मांगते हैं। अरे माफ कर दो हमें, माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो हमें। चलो अब जाओ यहां से, और हाँ, आइंदा अगर इस गांव में फिर से दिखे तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नालायक दरिंदो, दफा हो जाओ मेरे गांव से। गुंडे डरकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा और बिंदिया दोनों विराज को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद विराज बेटा, तुम अगर आज यहाँ नहीं होते तो वो दोनों बदमाश गुंडे मेरी बेटी को ले जा चुके होते। हाँ विराज जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बिंदिया, सुनंदा काकी, आप दोनों को मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो फौरन मुझे आकर बोलना। घबराओ मत बिंदिया, मैं हूं ना। धन्यवाद। विराज अब ढाबे पर हर 2 दिन बाद आने लगता है और इसी के चलते उसे और बिंदिया दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन जब विराज ये बात अपने पिता यानी गांव के सरपंच सुरेंद्र से कहता है तभी तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर है या नहीं विराज? अरे हम इस गांव के सरपंच हैं और तुम हमारे बेटे हो। तुम एक ढाबे वाली से प्यार कैसे कर सकते हो? कहां हम राजघराने में रहने वाले और कहां वो 2 कौड़ी की ढाबे वाली। पापा, आप बिंदिया के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं, और क्या फर्क पड़ता है अगर वो एक ढाबे वाली है तो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वही काफी है ना पापा। नहीं विराज, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तुम फिर से उस गरीब ढाबे वाली के पास गए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन पापा, मुझे कुछ लेकिन वेकिन नहीं सुनना है। सुरेंद्र की बात सुनकर विराज उससे कुछ नहीं कहता। सुरेंद्र की बीवी यानी विराज की मां मधुमती की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी एक दिन विराज चुपके से मधुमती को बिंदिया के हाथ का बना खाना खिलाता है, जिसे खाने के बाद मधुमती की तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है और वो बोलने चालने लगती है। विराज बेटा। माँ, माँ आप ठीक हो गई? माँ आप बोलने लग गई, आप उठकर बैठ गई माँ। हाँ बेटा, मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई दर्द कोई परेशानी हो नहीं रही है। ये सब तेरे लाए हुए खाने से हुआ है। क्या बात है मधुमती, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो काम डॉक्टर की दवाइयों ने नहीं किया वो विराज के लाए हुए खाने ने कर दिया। क्या बात है बेटा, कहाँ से लाया था वो खाना? पापा, वो खाना मैंने बिंदिया के ढाबे से लाया था। माँ, बिंदिया के ढाबे का खाना खाकर ठीक हुई हैं। क्या? मैं जब बीमार थी तब विराज मेरे पास आकर अपने दिल का हाल बताता था। सुरेंद्र जी, अब तो मान जाइए, बिंदिया ही हमारे विराज के लिए बनी है। मिटा दीजिए ये गरीब और अमीर का दायरा। हाँ मधुमालती, तुम सही कह रही हो। जो बिंदिया ने किया है वो कोई और नहीं कर पाया। शायद बिंदिया ही हमारे विराज के लिए सही है, और फिर हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस तरह अंत में सुरेंद्र मान जाता है और आखिरकार एक गरीब ढाबे वाली का लव मैरिज हो जाता है और वो एक अमीर घराने की बहू बन जाती है, जिसके बाद वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है।